नमस्कार, मैं योगेश राणा। खबरें आ रही है कि दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का साथ दे सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केजरीवाल इसके बाद भी कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, वो बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की एकता बैठक में जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, पंजाब गुजरात के विधानसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया और इसके बाद कहा जाने लगा कि देश की राजनीति में केवल अरविंद केजरीवाल ही ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प बनकर उभर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत तेजी से भारत की राजनीति में अपनी जगह बनाते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी हाल की कुछ घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति में अपनी ऊंचाई को छू चुके हैं। अब सीमा रेखा आ गई है, वो अब इसके ऊपर नहीं जा सकते। हो सकता है नीचे ही चले आए, बल्कि मैं कहता हूं कि नीचे ही आएंगे। मैं अपनी बात के पक्ष में कुछ तथ्य पेश करना चाहता हूं। इस समय अगर देश की राजनीति को अगर बहुत ध्यान से देखें तो जनता दो हिस्सों में पूरी तरीके से बटी हुई है। ये सीधे सीधे दिखता है। जनता का एक हिस्सा नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति के साथ है, जिसके निशाने पर मुस्लिम समाज है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी है। उनके साथ वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की राजनीति को देश के हित में नहीं मानते हैं, पसंद नहीं करते। दोनों पक्षों के बीच में कहीं अरविंद केजरीवाल है और दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। अरविंद केजरीवाल इनके बीच में कहीं पर मौजूद है और यह ध्यान में देना चाहिए कि इनके बीच में वो कहां पर टिके हुए हैं। और अगर यह समझ में आए कि वह राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में कहां पर टिके हुए हैं, और अगर यह समझ में आ जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो अपनी हाइट को पा चुकी है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी के करीब है। अगर देखें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में, तो वो कहीं बिल्कुल बीच में नहीं है। राहुल गांधी की तरफ भी नहीं आते हैं, वो नरेंद्र मोदी की तरफ आते हैं। वो केंद्र जो बीच का बिंदु है, सेंट्रल बिंदु है, उससे नरेंद्र मोदी की तरफ है। इसका प्रमाण है केजरीवाल समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का साथ देते हैं और राजनीति में बीजेपी की तरह ही जय श्री राम और हनुमान के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। वो राष्ट्रवाद को राजनीति का हिस्सा बनाकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर के विभाजन के मुद्दे पर खुलकर भाजपा का साथ देते हैं। दिल्ली में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का जो मामला हुआ उस पर पूरी तरीके से चुप रहते हैं। गुजरात चुनाव के समय उन्होंने अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इसलिए पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया क्योंकि वो अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर आयोजित एक निजी कार्यक्रम में गए थे और वहां पर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा रहे थे। और भी बहुत से अवसर है, बहुत से उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल वैचारिक तौर पर बीजेपी के नजदीक है। वो कांग्रेस के विरोध से जन्मे एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, इसीलिए उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन खुद अरविंद केजरीवाल के हित में नहीं है। जो जिसके विरोध से जन्म लेता है उसी के साथ गठबंधन बड़ा मुश्किल होता है। आप देखिए, ममता बनर्जी, शरद पवार और जो तमाम लोग हैं, उनका कांग्रेस से गठबंधन बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक जमीन छीन जाने का भय होता है। यह बहुत साफ सी बात है। अब जब कांग्रेस मजबूत होती हुई दिख रही है तो बीजेपी की विचारधारा से करीबी रखने वाले जो वोटर है वो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में से अगर किसी एक को चुनना पड़ेगा, जो हिंदुत्व की राजनीति के पैरोकार है, वो अरविंद केजरीवाल को छोड़कर नरेंद्र मोदी को चुन लेंगे। और नरेंद्र मोदी को ही चुनना भी उनको चाहिए क्योंकि देश की मौजूदा राजनीति को देखते हुए जनता बहुत साफ तौर पर दो हिस्सों में बटी हुई दिखती है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों की जब बात आती है, नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले वोटर को जब चुनने की बारी आती है तो वे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में से किसे चुनेंगे, तो बहुत साफ सी बात है वो राहुल गांधी को चुनेंगे। इसीलिए मौजूदा समय में अरविंद केजरीवाल हो सकता है दिल्ली और पंजाब में कुछ सालों तक टिके रहे, लेकिन उनका देश की राजनीति में एक विकल्प के तौर पर उभरने का जो सपना है उसकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के वोट बैंक पर पले बढ़े हैं और अब कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस समेट रही है, खड़ा कर रही है, संगठित कर रही है। इसीलिए केजरीवाल आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर चिंता में साफ साफ पड़ते हुए दिखेंगे। वो सड़क पर आ सकते हैं।
इसका एक बड़ा प्रमाण और मैं देता हूं, केजरीवाल की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मनी कांग्रेस से है, क्योंकि वो कांग्रेस के वोट को खा खा कर ही बड़े हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल मौजूदा समय में कांग्रेस के दर पर ही हाथ जोड़े खड़े हुए हैं कि दिल्ली अध्यादेश का समर्थन कर दीजिए। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे केजरीवाल को मिलने के लिए वक्त तक नहीं दे रहे हैं पिछले कई महीने से। यह केजरीवाल की राजनीतिक दुर्दशा की सबसे बड़ी तस्वीर है। आप तीन बातों पर और गौर कर लीजिए। पटना में केजरीवाल विपक्ष की एकता के लिए आयोजित बैठक को बीच में छोड़कर चले आए। वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। इसके बाद माना गया कि इससे विपक्ष की एकता को बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, 23 जून को पटना में जो बैठक हुई थी उसमें 15 दल शामिल हुए थे, और अब बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को जो विपक्ष की बैठक हो रही है उसमें 24 राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं, यानी 8 दल और जुड़ गए हैं। अब कहा जा सकता है कि यह तो छोटे छोटे दल जुड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी तो राजभर, मांझी, चिराग पासवान, अपना दल जैसे छोटे छोटे दलों को जोड़कर राजनीतिक समीकरण को, तस्वीर को साध रही है। मौजूदा समय में देश की जो राजनीति है उसमें छोटे दलों का बड़ा राष्ट्रीय महत्व बनता हुआ दिख रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर छोटे जो दल होते हैं वो बड़े चुनाव में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कुछ सीटों पर बड़ी अच्छी पकड़ होती है। एक अपना वोट बैंक होता है, उसके जातीय आधार होते हैं, कई बार क्षेत्रीय आधार होते हैं, कई बार बोली भाषाई के आधार होते हैं। यानी साफ सी बात है, केजरीवाल की जो पटना की बैठक में वो बीच में छोड़कर चले आए थे, जो पटना की बैठक का उन्होंने बहिष्कार किया था संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसका कोई असर दिखता तो है नहीं है। 2024 की पूरी लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होने जा रही है। यह बात अमित शाह मंच से खुद कह चुके हैं। वो कह चुके हैं जनता से कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से अगर किसी एक को प्रधानमंत्री चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे। अमित शाह अगर ये बात कह रहे हैं तो केजरीवाल सीन में आते कहाँ हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल के लिए इस चुनाव में बहुत जगह बचती नहीं है। यह एक सीधी सी बात है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।